आज भारत के युवाओं के बीच सोशल मीडिया हैशटैग्स और सड़कों पर दिखने वाले जिस आंदोलनकारी ट्रेंड को क्रांति समझ लिया जाता है, वो असल में विदेशों में हुई उन्हीं नकली क्रांतियों का एक नया भारतीय संस्करण मात्र है। क्रांति का क्या आलीशान कॉरपोरेट मॉडल आया है बाजार में। युवा सड़कों पर VPN लगाकर स्टेटस बदलते रहते हैं और पीछे से वाशिंगटन और IMF ने पूरे देश का स्टेटस ही बदल दिया। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में जनता ने गोता क्या लगाया, हमने समझ लिया कि क्रांति सफल हो गई है। इसे बदलाव नहीं साहब, जनता के गुस्से का पूंजीवादी रीब्रांडिंग कहते हैं। जहां बोतल तो नहीं है लेकिन जहर वही पुराना है। हजारों युवाओं ने लाठियां खाकर तानाशाह को तो देश से भगा दिया, पर अगले ही दिन अपनी ही गरीबी और बेबसी के आगे लोन की अर्जी लगा दी। इसे क्रांति नहीं, पूंजीवाद का अपडेट वर्जन कहा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं तेज प्रताप सिंह क्रांति का वास्तविक अर्थ समझाना चाहता हूं। क्या स्मार्टफोन की स्क्रीन पर हैशटैग ट्रेंड कराना और सड़कों पर सिर्फ चेहरों को बदल देना ही असली क्रांति है? नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक का इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने केवल मालिक बदला, तब तब उनकी गुलामी और गहरी हो गई। आइए समझते हैं उस कड़वे सच को जो आज के कॉरपोरेट तंत्र और रील अट्रैक्शन वाले आंदोलनों के पीछे छिपा है। कैसे दुनिया भर के उद्योगपतियों ने युवाओं के सच्चे गुस्से को एक नकली हेडलाइन बनाकर हाईजैक कर लिया है। इतिहास में ऐसे कई बड़े आंदोलन और विद्रोह हुए हैं जिन्हें शुरुआत में क्रांति का नाम दिया गया, लेकिन वैज्ञानिक पैमाने पर वे नकली, अधूरे या केवल सत्ता परिवर्तन साबित हुए। क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन का मतलब सिर्फ मार काट, दंगा या हथियार उठाना नहीं है। वह तो क्रांति का केवल एक बाहरी रूप हो सकता है। वास्तव में क्रांति का असली मतलब है पूरे समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को जड़ से पलट देना। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटे के विरोध में शुरू हुआ छात्रों का यह आंदोलन एक जन विद्रोह में बदल गया। भारी हिंसा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन आंदोलन के बाद छात्रों ने सत्ता को आगे ले जाने या आर्थिक ढांचे को बदलने के बजाय देश की कमान नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस, जो एक लिबरल बैंकर है को सौंप दिया। राष्ट्रीय विश्लेषणों के अनुसार बांग्लादेश के छात्रों ने सेना के जनरलों से हाथ भी मिला लिया। व्यवस्था के भीतर केवल चेहरे बदले, लेकिन पूंजीवादी शोषण, महंगाई और कॉर्पोरेट कंपनियों का नियंत्रण आज भी वैसा ही है। अरब स्प्रिंग 2011 की बात क्या हुआ था? ट्यूनीशिया, मिस्र, इजिप्ट, लीबिया और सीरिया जैसे कई अरब देशों में तानाशाही के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी। मिस्र के तानाशाह होस्नी मुबारक और लीबिया के गद्दाफी को गद्दी से हटा दिया गया। इस आंदोलन का कोई स्पष्ट सर्वहारा यानी मजदूर नेतृत्व या समाजवादी एजेंडा नहीं था। यह मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय और पश्चिमी देशों से प्रेरित इंटरनेट क्रांति जैसी थी, जिसका नतीजा कुछ और निकला। नतीजा पुराने शोषक राज्य के ढांचे को नष्ट न करने के कारण मिस्र में कुछ ही समय बाद वापस सेना वो जनरल अल सीसी ने कब्जा कर लिया और लीबिया सीरिया जैसे देश गृह युद्ध और गृह विनाश में डूब गए। यह आंदोलन केवल पूंजीवादी जनवाद के भीतर का एक हिंसक असंतोष था। 21वीं सदी की शुरुआत में पूर्व सोवियत संघ के देशों में कई आंदोलन हुए जिन्हें उनके प्रतीकों के कारण कलर रिवॉल्यूशन कहा गया, जैसे यूक्रेन की ऑरेंज रिवॉल्यूशन, जॉर्जिया की रोज रिवॉल्यूशन इत्यादि। यह समाजवादी क्रांति नहीं था। विश्लेषकों का मानना है कि ये आंदोलन अंदरूनी रूप से समाजवाद के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों के हितों, जिनमें नाटो, EU को बढ़ावा देने के लिए प्रायोजित थे। जिसका नतीजा कुछ यूं निकला कि इन आंदोलनों ने रूस समर्थक पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को हटाकर
पश्चिमी समर्थक पूंजीपतियों को गद्दी पर बैठा दिया। आम जनता, किसानों और मजदूरों के जीवन स्तर में कोई भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि यूक्रेन जैसे देश महाशक्तियों के युद्ध के मैदान बन गए। श्रीलंका का जन आंदोलन 2022 की घटना, वहां क्या हुआ था, इस उदाहरण से हम समझते हैं। गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई के बाद श्रीलंका की जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। यह भी असली क्रांति नहीं था। जनता ने राष्ट्रपति को तो भगा दिया, लेकिन उन्होंने राज्य की मशीनरी, संसद, अदालत, सेना को नष्ट नहीं किया। आंदोलन की ऊर्जा ठंडी पड़ते ही संसद के भीतर से ही रानिल विक्रमसिंघे जैसे पुराने पूंजीवादी नेता को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया, जिसने वापस IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर देश को बेच दिया। सूडान का जन विद्रोह 2019 से 2023, वहां क्या हुआ था, सूडान में महंगाई और रोटी की कीमतों के खिलाफ जनता, विशेषकर युवाओं ने ऐतिहासिक आंदोलन किया। उन्होंने 30 साल से राज कर रहे तानाशाह उमर अल बशीर को गद्दी से हटा दिया। यह समाजवादी क्रांति नहीं था। क्यों नहीं था? असली क्रांति क्यों नहीं था? क्योंकि जनता ने तानाशाह को तो हटा दिया, लेकिन उन्होंने सेना और पुरानी दमनकारी सरकारी मशीनरी को नष्ट नहीं किया, जिसका नतीजा यूं निकला कि कुछ ही समय बाद सूडान की सेना के जनरलों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। आज सूडान दो सैन्य गुटों के बीच भयानक गृह युद्ध, सिविल वॉर में जुलझ रहा है, जहां आम मजदूर और गरीब जनता भुखमरी का शिकार हो रही है। ईरान की महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन 2022-23, ईरान में महसा अमीनी नाम की एक युवा लड़की को वहां की मोरालिटी पुलिस, धार्मिक पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना। पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। इस घटना से ईरान की महिलाओं और युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सड़कों पर उतरकर हिजाब जलाने शुरू कर दिए और नारा दिया, महिला जीवन आजादी। यह वहां की धार्मिक तानाशाही सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा और बहादुरी से लड़ा गया आंदोलन था। ईरान के युवाओं ने सरकार से अपनी सामाजिक आजादी जैसे हिजाब न पहनने की छूट तो मांगी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि ईरान के जो अरबों खरबों डॉलर के तेल के कुएं और संसाधन हैं, उन पर किसका कब्जा रहेगा। वहां के अमीर वर्गों और देश की तिजोरी पर आम जनता या मजदूरों का नियंत्रण कैसे होगा? जब तक आप देश की तिजोरी और आर्थिक ढांचे यानी पूंजीवाद को नहीं बदलते, तब तक केवल रहन सहन या बोलने की आजादी मांगना एक अधूरी या नकली क्रांति है। पाकिस्तान का हकीकी आजादी आंदोलन 2022 से 2024 के दौरान क्या हुआ वहां, इससे भी जरा सीख लें। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के बाद उनके समर्थकों और युवाओं ने पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सड़कों पर उतरकर क्रांति और हकीकी आजादी के नारे लगाए। यहां तक कि सैन्य मुख्यालयों पर भी हमले हुए। यह क्रांति नहीं थी, यह केवल पूंजीपति वर्ग के दो गुटों, एक तरफ इमरान खान के अमीर समर्थक और दूसरी तरफ सेना व पारंपरिक दल के बीच सत्ता की जंग थी। इसमें पाकिस्तान के गरीब किसानों, खेतिहर मजदूरों या बलूच पश्तून शोषितों के आर्थिक उद्धार या पूंजीवाद को खत्म करने की कोई बात नहीं थी। म्यांमार का वसंत क्रांति, स्प्रिंग रिवॉल्यूशन ऑफ म्यांमार ड्यूरिंग 2021 से अब तक वहां क्या हुआ, सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के बाद म्यांमार की जनता और युवाओं ने सैन्य तानाशाही के खिलाफ हथियारबंद और शांतिपूर्ण दोनों तरह का बड़ा संघर्ष शुरू किया, जिसे उन्होंने स्प्रिंग रिवॉल्यूशन का नाम दिया। यह क्रांति नहीं थी। म्यांमार की जनता का संघर्ष लोकतंत्र को वापस लाने के लिए है, लेकिन वैज्ञानिक पैमाने पर यह आंदोलन भी पुरानी व्यवस्था के भीतर संसदीय लोकतंत्र की बहाली चाहता है, न कि उद्योगपति व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़कर
मजदूरों का राज, समाजवाद स्थापित करना। ये नेपाल में सितंबर 2025 में हुए जेन जेड आंदोलन को यदि हम क्रांति के सिद्धांतों की कसौटी पर परखें तो एक सच्ची क्रांति, ट्रू रिवॉल्यूशन ये भी नहीं है, बल्कि यह केवल एक बड़ा सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक विद्रोह। दिस इज पॉलिटिकल रिवॉल्ट। इट वाज पॉलिटिकल रिवॉल्ट। आंदोलन के बाद बालेन शाह प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन नेपाल के बैंकों, जल विद्युत परियोजनाओं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जमीनों और बड़े व्यापार पर आज भी उन्हीं पुराने अमीर वर्गों और विदेशी कंपनियों का ही कब्जा है। क्रांति में पुरानी पुलिस, सेना और अदालतों को पूरी तरह भंग करके जनता का नया सिस्टम बनाया जाता है, लेकिन नेपाल में वही पुरानी पुलिस और कानून व्यवस्था आज भी काम कर रही है। चूंकि व्यवस्था की बुनियादी जड़ पूंजीवाद को नहीं बदला गया, इसलिए बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के महज कुछ महीनों के भीतर ही नेपाल के वही जेन जेड युवा अब अपनी नई सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतर आए हैं। महंगाई और बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी आज भी वैसी ही है, जिसके कारण वहां के युवाओं में फिर से वही बेबसी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो या श्रीलंका, वहां के युवाओं ने सोचा कि अगर वे किसी एक तानाशाह या भ्रष्ट प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन लेंगे तो क्रांति हो जाएगी। नतीजा यह हुआ कि नेता तो भाग गए, लेकिन उद्योगपति, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था वैसी ही है, वैसी ही बनी है। भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी अभी भी वही है। वही हाल भारत का है। आज भारत में भी युवा सोचते हैं कि किसी एक विशेष राजनीतिक दल को हरा देना या सोशल मीडिया पर किसी नेता को ट्रोल कर देना ही सच्ची क्रांति है, जो सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक देश का आर्थिक ढांचा, जहां मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स का संसाधनों पर कब्जा है, नहीं बदलता, तब तक केवल चुनाव के जरिए सरकार बदल लेना क्रांति नहीं, बल्कि सिर्फ कुर्सी का ट्रांसफर है। नेपाल या अरब देशों में आंदोलन पूरी तरह से इंटरनेट, टिकटॉक, वीपीएन और सोशल मीडिया के गुस्से पर टिके थे। युवाओं में गुस्सा तो असली था, लेकिन उनके पास क्रांति के अगले दिन देश का आर्थिक और सामाजिक ढांचा कैसे चलाना है, इसका कोई वैज्ञानिक या सूटेबल प्लान नहीं था। जैसे इंटरनेट का उबाल शांत हुआ, पूंजीपतियों, साम्राज्यवादियों ने वापस कब्जा कर लिया उन सभी देशों पर। आज भारत के युवाओं की समझ भी वैसी ही है। आज भारत के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा रिएक्टिव आंदोलन, रिएक्टिव मूवमेंट में विश्वास रखता है। किसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला देना, रील्स बना देना या कुछ दिनों के लिए धरने पर बैठ जाने को ही वे युवा क्रांति मान लेते हैं। मेरा मानना यह है कि बिना एक मजबूत, अनुशासित और वैज्ञानिक विचारधारा वाली पार्टी के जनता का गुस्सा सिर्फ एक भटका हुआ तूफान है, जो उसी भ्रष्ट व्यवस्था के काम ही आता है। सूडान, ईरान या श्रीलंका के आंदोलनों में मुख्य मांगे क्या थी? हमें अभिव्यक्ति की आजादी दो, सोशल मीडिया से बैन हटाओ, चुनाव करवाओ। यह मांगे जरूरी है, लेकिन इन्हें पूंजीवादी जनवाद के भीतर के खिलौने के रूप में माना जाता है, देखा जाता है। युवाओं को वोट देने या बोलने की आजादी तो मिल गई, लेकिन वे अपने उजरती गुलामी, जो वेस्ट स्लेवरी है, से मुक्त नहीं हो पाए। आज भारत के युवाओं की समझ भी वैसी ही है। भारत के युवा भी आज अक्सर इन्हीं सतही अधिकारों को अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं कि हमें बोलने का अधिकार दे दो। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म मिल गया तो वे आज़ाद हो गए। वे ये नहीं देख पाते कि असली गुलामी तो वो आर्थिक ढांचा है जहां डिग्री हाथ में होने के बाद भी एक युवा को किसी बड़ी कंपनी के अधीन मामूली सैलरी पर दिन रात खटना पड़ता है। आज भारत का युवा जिसे क्रांति समझकर रोमांचित हो रहा है, वह असल में पूंजीवादी व्यवस्था का ही एक सेफ्टी वॉल्व है। पूंजीपति वर्ग युवाओं को सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालने और रैलियों में झंडे उठाने की खुली छूट देता है, ताकि उनका ध्यान इस बात पर ना जाए कि देश की तिजोरी और फैक्ट्रियों पर किसका राज है। सच्ची क्रांति तब होगी जब भारत का युवा सिर्फ नेताओं के चेहरे बदलने के लिए नहीं,
बल्कि इस पूरे कॉरपोरेट पूंजीवादी ऊंचे ढांचे को जड़ से उखाड़ कर देश के खेतों और कारखानों का मालिकाना हक सीधे देश के मजदूरों और मेहनतकशों के हाथ में सौंपने के लिए संगठित होगा। क्रांति मीन्स रिवॉल्यूशन का मतलब सिर्फ मार काट, दंगा या हथियार उठाना नहीं है। वह तो क्रांति का केवल एक बाहरी रूप हो सकता है। वास्तव में क्रांति का असली मतलब है पूरे समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को जड़ से पलट देना, जहां किसी का शोषण ना हो। क्रांति तब होती है जब देश को चलाने की असली ताकत समाज के सबसे ऊपरी वर्ग अमीरों, पूंजीपतियों के हाथ से छीनकर समाज के सबसे निचले वर्ग मजदूरों, किसानों के हाथ में आ जाती है। जब भारत में अंग्रेजों का राज था तब सत्ता लंदन में बैठे गोरे साहबों के हाथ में थी। 1947 में जब आजादी मिली तथाकथित रूप से, तो वह एक राजनीतिक बदलाव था, क्योंकि सत्ता अंग्रेजों से भारतीय नेताओं के हाथ में आ गई। और मेरे अनुसार सच्ची क्रांति तब होगी जब सत्ता देश के गिने चुने अरबपतियों के प्रभाव से मुक्त होकर खेतों में काम करने वाले किसानों और फैक्ट्रियों के मजदूरों के हाथों में आ जाएगी। आज के समय में यदि सरकार बदलती है, जैसे कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी या बीजेपी से कोई और दल, तो देश का आर्थिक ढांचा वही रहता है। फैक्ट्रियां और कॉरपोरेट घराने निजी मालिकों के ही रहते हैं। लेकिन क्रांति का मतलब है कि एक झटके में रिलायंस, अडानी, टाटा जैसी निजी कंपनियों, बैंकों और बड़ी जमीनों को निजी संपत्ति से बदलकर पूरे समाज की संपत्ति यानी नेशनल प्रॉपर्टी बना दिया जाए। मेरा यह मानना है कि क्रांति का मतलब पुरानी संसद या पुराने पुलिस थानों में नए लोगों को बैठाना नहीं है। क्रांति का मतलब है उस पुराने दमनकारी प्रशासनिक ढांचे, अदालतों और नौकरशाही को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट यानी कि भंग कर देना, जो अमीरों को बचाने के लिए बने थे और उसी का काम कर रहे हैं, और उनकी जगह जनता की अपनी नई संस्थाएं बनाना। क्रांति सिर्फ कानून नहीं बदलती, वो इंसानों की सोच बदलती है। पूंजीवादी समाज में इंसान लालची होता है, वो सिर्फ अपने फायदे और मुनाफे के बारे में सोचता है। क्रांति के बाद एक ऐसा समाज बनता है जहां लोग स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोग के लिए काम करते हैं। मान लीजिए एक बहुत पुरानी सड़ चुकी इमारत है जिसमें केवल कुछ अमीर लोग आलीशान कमरों में रहते हैं और गरीब मजदूर उसकी सीढ़ियों या तहखाने में बुनियादी सुविधाओं के बिना पड़े। तो सुधार क्या है? उस इमारत की दीवारों पर नया पेंट करवा देना या खिड़कियों के शीशे बदल देना, जैसे आज की राजनीति में मुफ्त बिजली, पानी या कुछ योजनाएं दे देना। लेकिन क्रांति क्या है? क्रांति है कि उस सड़ चुकी इमारत को ढहाकर उसकी नींव को पूरी तरह खोदकर उसी जगह पर एक नई शानदार इमारत बनाना जिसमें समाज के हर व्यक्ति को बराबर का कमरा और सम्मान मिले। दैट इज रिवॉल्यूशन। क्योंकि पुरानी इमारत में रहने वाले अमीर लोग उसे आसानी से तोड़ने नहीं देंगे, वे अपनी निजी सेना या पुलिस बुलाएंगे। इसीलिए इस बदलाव के लिए बल प्रयोग या क्रांति अनिवार्य हो जाती है। जब मजदूर सर्वहारा जागृत होता है तो वह क्रांति करके सबसे पहले देश की सत्ता और बड़ी संपत्तियों, कारखानों, जमीनों को अपने कब्जे में ले लेता है। जैसे यह होता है, समाज में अमीर गरीब का भेदभाव मिट जाता है और एक वर्ग के रूप में मजदूर वर्ग का अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। इसे ऐसे समझें कि आज भारत में रिलायंस, टाटा, अडानी या बड़े जमींदारों के पास देश के बड़े संसाधन, फैक्ट्रियां, खदानें, रिफाइनरिंग हैं। लेकिन मेरे नजरिए से इस व्यवस्था में एक आम मजदूर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन मुनाफा मालिक की जेब में जाता है। और मेरे अनुसार जब मजदूर क्रांति होगी तो इन सभी निजी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, यानी ये सब सरकारी या समाज की संपत्ति बन जाएगी। जब कोई निजी मालिक ही नहीं बचेगा तो समाज में मालिक और मजदूर का अंतर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राज्य यानी सरकार, पुलिस, सेना कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया है। जब समाज में कोई किसी का शोषण करने वाला नहीं बचेगा तो पुलिस और जेलों की जरूरत भी खत्म हो जाएगी।
ऐसे में राज्य को कोई जबरन बंद नहीं करेगा, बल्कि वह जरूरत न होने के कारण धीरे धीरे खुद गायब यानी विलीन हो जाएगा। आज हमारे देश में पुलिस, अदालतें और भारी भरकम कानून व्यवस्था क्यों है? क्योंकि समाज में आर्थिक गैर बराबरी है, जिसके कारण चोरी, डकैती, दंगे और घोटाले होते हैं। पूंजीपतियों को डर रहता है कि गरीब उनकी संपत्ति ना छीन ले, इसलिए वे अपनी सुरक्षा के लिए राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। जब समाज में हर व्यक्ति आर्थिक रूप से बराबर हो जाएगा तो अपराध और लालच अपने आप खत्म हो जाएगा। जब समाज में सुरक्षा के लिए लाठी या बंदूक उठाने की जरूरत नहीं बचेगी तो पुलिस, थानों और जेलों पर ताले लग जाएंगे। सरकारी तंत्र का काम केवल चीजों का मैनेजमेंट करना रह जाएगा, जैसे यह देखना कि भारतीय रेलवे ठीक से चल रहा है या नहीं, या राशन प्रणाली से सबको अनाज मिल रहा है या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यह अमीर और यह अमीरों की सरकार है। वह कभी भी अपने आप खुद को खत्म नहीं करेगी। उसे क्रांति के जरिए बलपूर्वक उखाड़ना पड़ेगा। स्वतः गायब होने का नियम केवल क्रांति के बाद बने मजदूरों के राज्य पर ही लागू होता है। क्या भारत में ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजों का राज्य अपने आप समय के साथ खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे थे और वे अपनी मर्जी से कभी सत्ता नहीं छोड़ते। भारत के लोगों को आजाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह और क्रांतिकारी आंदोलनों के जरिए उस दमनकारी औपनिवेशिक ढांचे को जड़ से उखाड़ना पड़ा। ठीक इसी तरह मेरा मानना है कि आज का जो प्रशासनिक और पुलिसिया ढांचा है वह पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के हितों के लिए बना है। चुनाव जीतकर या मंत्रियों को बदलकर इसे सुधारा नहीं जा सकता। इसे पूरी तरह नष्ट करके नया ढांचा बनाना होगा, जैसे 1871 में फ्रांस के मजदूरों ने पेरिस कम्यून बनाकर किया था। यह बात थोड़ी हैरान करने वाली लग सकती है, लेकिन जनवाद या लोकतंत्र भी अंततः राज्य का ही एक रूप है। आज भारत में हमें वोट देने का अधिकार है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन मेरे नजरिए से देखें तो यह एक छलावा है। एक गरीब मजदूर 5 साल में एक बार वोट तो देता है, लेकिन बाकी के 5 साल उसे अपने मालिक के नीचे उजरती गुलामी, कम वेतन पर हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। संसद में जो कानून बनते हैं उन पर भी अक्सर बड़े कॉरपोरेट घरानों का प्रभाव होता है। जब सच्चा एक अच्छा समाज बनेगा जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, वहां वोटिंग, बहुमत का शासन या संसद जैसे राजनीतिक ढांचों की जरूरत ही नहीं बचेगी। लोग बिना किसी कानून या दबाव के स्वाभाविक रूप से एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहेंगे। आज के ये नेता स्वाधीन, जनराज या कल्याणकारी राज्य की बातें करते हैं, लेकिन जब तक समाज में वर्ग मौजूद है तब तक कोई भी राज्य न तो स्वाधीन हो सकता है और न ही जनता का हो सकता है। वह हमेशा किसी न किसी वर्ग को दबाने की विशेष ताकत ही रहेगा और कोशिश करता रहेगा। भारत में अक्सर चुनाव के समय राजनीतिक दल राम राज्य या गरीबों की सरकार का वादा करते हैं। वे जनता को समझाते हैं कि बिना किसी टकराव के सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह एक मीठा धोखा अवसरवाद है। जब भी देश में किसान अपनी फसलों के सही दाम के लिए या मजदूर अपने अधिकारों के लिए बड़ा आंदोलन करते हैं तो यही राज्य व्यवस्था उन पर लाठियां और आंसू गैस के गोले चलाती है। इससे साबित होता है कि सबसे अधिक जनवादी दिखने वाला देश भी अंततः स्थापित व्यवस्था को बचाने की एक दमनकारी ताकत ही होता है। हमें सिखाया जाता है और ये नेता जनता को सिखाते हैं कि बिना किसी लड़ाई या हिंसा के धीरे धीरे संसद के जरिए बदलाव आ जाएगा, लेकिन बलात् क्रांति, वायलेंट रिवॉल्यूशन के बिना पूंजीवादी व्यवस्था को बदलना नामुमकिन है। इसे भारत के जमींदारी उन्मूलन, लैंड रिफॉर्म्स से समझें। आजादी के बाद सरकार ने कागजों पर कानून बनाकर जमींदारी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बड़े जमींदारों ने अदालतों और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके अपनी हजारों एकड़ जमीनें बचा ली।
और गरीबों को कुछ नहीं मिला। इसके विपरीत भारत के तेलंगाना किसान आंदोलन या तेभागा आंदोलन में जब किसानों ने खुद लाठियां हथियार उठाए और बलपूर्वक जमींदारों को खदेड़ा, तभी उन्हें वास्तविक जमीन और आजादी मिल सकी। मैं इतना समझाना चाहता हूं कि इतिहास में शोषक वर्ग कभी भी अपनी मर्जी, शांति या बातचीत से अपनी सत्ता और संपत्ति गरीबों को दान नहीं करता। पुराने और सड़ चुके समाज को बदलने के लिए बल प्रयोग या क्रांति उतनी ही अनिवार्य है जितनी एक बच्चे के जन्म के समय प्रसव पीड़ा यानी पेन होती है। जय हिंद। क्रांति की यह मशाल सदैव जलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद।